लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं कोंकणी के राष्ट्रीय ख्याति के लेखक उपन्यासकार श्री दामोदर माउजो से। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित दामोदर माउजो का देश में एक विशाल पाठक वर्ग है। बहरहाल ये तो रहा दामोदर माउजो का एक पहला परिचय, लेकिन इसके साथ जो एक कथा चलती है माउजो साहब के साथ, वो ये है कि क्या आप यकीन करेंगे कि किसी गांव कस्बे में दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति देश का इतना प्रसिद्ध लेखक हो सकता है? तो वाकई ऐसा है, और इसके जीवंत उदाहरण है श्री दामोदर माउजो। दामोदर जी सिर्फ लेखक ही नहीं है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। 1961 में जब गोवा को मुक्ति मिली, तब उस मुक्ति आंदोलन में भी दामोदर माउजो ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ओपिनियन पोल में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, और आज की तारीख में भी मानवीय मूल्यों को लेकर दामोदर माउजो 81 वर्ष की उम्र में उतने ही सक्रिय हैं जितने अपने युवा दिनों में। बच्चों के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने स्क्रीन प्लेस बहुत सी फिल्मों के लिए लिखे हैं। दामोदर माउजो यानी एक बहुआयामी गुणों से भरपूर एक व्यक्तित्व। तो आइए मिलते हैं श्री दामोदर माउजो से। दामोदर जी, आप अपने गांव, उस दुकान जहां आपने वर्षों तक उस दुकान को चलाया, वो बताएं जरा अपने पिता के बारे में, अपने परिवार और दुकान के बारे में। देखिए, क्योंकि बहुत यूनिक है कि दुकानदारी करके आप लेखक बने। जी बिल्कुल सही है। मेरे पिताजी दुकानदार थे, तो लेकिन मैं जब 12 साल का था तभी उनका देहांत हो गया। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फादर एट व्हेन आई वाज 12। माँ थी घर में और हमारा जॉइंट फैमिली थी। तो मेरे चाचा उन्होंने आगे चलाया दुकान। किस चीज़ की दुकान थी? वो गांव में जो चीज़ लगती है, ग्रोसरी वगैरह। ग्रोसरी तो है, लेकिन इसके बाद बताता हूँ। जो हिंदू लोग जो जनवा पहनते हैं, वो भी हमारे यहाँ मिलता था। और ईसाई लोग जो उसको बेतिन कहते हैं, वो काला इतना सा थप्पा है, डोरी, काली डोरी, वो भी हमारे पास थी। यानी हम तो सब लोगों के, मतलब मल्टीपर्पज था। मल्टीपर्पज यानी गांव में जो चीज लगती है वो हमारे यहाँ मिलती थी। क्या बात है। अपने गाँव का नाम बताएं। गांव का नाम है माधोरड़ा, एक कोस्टल विलेज है। समुद्र दरिया सागर हमारे नजदीक है, लगभग 1.5 किलोमीटर पर। ये किस जिले में पड़ता है? वो सालसेत है। सालसेत कहते हैं, और दक्षिण गोवा। हाँ जी। तो फिर आपने दुकान, चाचा ने कुछ दिन चला, पिताजी के निधन के बाद चलाया, और बाद में फिर आपने दुकानदारी संभाल ली। देखिए मैंने ग्रेजुएशन के लिए बम्बई चला गया। पोदार कॉलेज में मैंने डिग्री प्राप्त की, बीकॉम हो गया, और वापस घर में आया। घर पे आए तो मुझे बताया गया कि आप तो एक तो नौकरी करना चाहिए, नहीं तो दुकान चलाना चाहिए। तीसरा पर्याय नहीं था। लेकिन माँ का कहना था कि नौकरी कनिष्ठ है, व्यापार मध्यम है, और खेती करना उत्तम है। खेती तो हमारे पास नहीं थी, तो व्हाई नॉट दुकानदारी या बिजनेस में और कोई कुछ शुरू करें। हमारी तरफ भी कहते हैं उत्तम खेती, मध्यम बाण, अधम चाकरी, भीख निदान। वही बिल्कुल वही हमारे में यहाँ है। तो माँ का कहना था। तो मैं सोच रहा था, इतने में दुर्दैववश मेरी माँ भी चल बसी। क्या नाम था उनका? लक्ष्मीबाई बोलते हैं। अच्छा, पिताजी का क्या नाम था? यशवंत था। जी
जी चलें। तो माँ चल बसी तो एकदम जरूरत पड़ी कि हम कुछ तो करना चाहिए। तब तक आपकी शादी हो चुकी थी? नहीं, तभी तो मैं कॉलेज में था तब हमारा ये तो प्रेम विवाह है हमारा। अच्छा, जी। तो मैंने लड़की तो लड़की से भी मिल लेते हैं। हाँ जी, वंडरफुल। हाँ तो लड़की तो मैंने चुनी थी जी। घर में माँ को भी पसंद आई थी जी। सब तय था, लेकिन मैं 2-4 बरस रुकना चाहता था। जी। लेकिन जरूरत ऐसी पड़ी कि हमारा जो जॉइंट फैमिली थी तो डिसॉल्व होकर अलग हो गई। जी अच्छे तरीके से प्यार सब से अपना अपना यूनिट हो गया अलग से। दो ठीक है? अलग यूनिट हो जी। गए। तो मेरे हिस्से में मेरी दुकान आ गई। अच्छा। एक तो दुकान बंद करके मैं और नौकरी कर सकता था, नहीं तो और कोई धंधा कर सकता। क्योंकि आपने अच्छी पढ़ाई की थी, बीकॉम किया था आपने बॉम्बे से। गोवा तो उसी समय मुक्त हुआ था और लोगों की जरूरत थी। सरकार के पास नौकरी करने वाले लोग बहुत नहीं थे, ग्रेजुएट नहीं थे। और 60s की बात आप कह रहे हैं? 60s की बात। मैं 66 में बीकॉम हो गया। और मेरी वाइफ शैला वो एक साल बाद वो बीकॉम हो गई। दोनों के लिए सुविधा थी। गवर्नमेंट में बैंक में बहुत काम मिलते थे। लेकिन मेरे जो दोस्त थे, मेरे साथी जो थे मेरे उम्र के, जो मेरे साथ ग्रेजुएशन की, वो सब रिटायर्ड हुए तो डायरेक्टर ऑफ सम डायरेक्टोरेट और सम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के या बैंक के मैनेजर, जनरल मैनेजर तक पहुंचे। लेकिन मैंने सोचा कि गांव में रहूं तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा। तो बचपन में बहुत किताबें पढ़ी मैंने। पढ़ाई के लिए नज़दीक का शहर जो है मडगांव, वहाँ मैं पाठशाला के लिए जाता था, हायर सेकेंडरी के लिए। तो वहाँ मुझे काम शाम को वक्त था, तो शाम के वक्त मैं लाइब्रेरी में जाता था, किताबें लाता था, बहुत पढ़ता था। तो पढ़ने से मुझे लिखने की उर्मी आ गई, ऐसे कह सकता हूँ। लेकिन तो मुझे साहित्य में रुचि थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं नौकरी करूं तो शायद मुझे लिखने का मौका नहीं मिलेगा, लिखने का सुविधा नहीं मिलेगी, समय नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा चलो दुकानदारी तो करनी है, तो हमारी ही दुकान आगे चलाएंगे। तो इसी तरह मैं दुकानदार बन गया। लेकिन दुकानदार बनते समय मैंने एक ठान लिया था। जब मेरे पिताजी के बारे में लोग बहुत अच्छा बोलते थे, क्योंकि गांव के लोगों को अपने लोग समझकर वो चलाते थे। हमारा गांव ईसाई बहुल गांव है, जहां कैथोलिक्स ज्यादा है ना। 90% लोग, 90 से ज्यादा लोग ईसाई है और 8-10% हिंदू है। लेकिन कभी मुझे ये नहीं महसूस हुआ नहीं कि ये अलग है, हम अलग हैं। दैट अदरिंग फैक्टर आई नेवर फेस। अब तो लेकिन दामोदर जी, अब तो ईसाई और हिंदुओं में शादी भी होने लगी है। वो तो अभी की बात है। उस समय तो नहीं हो रही थी। अपनी प्रेम कथा को आप जरा बताएं कि वो क्या किस्सा था, आपकी लव स्टोरी, जो भाभी जी के साथ, मैडम के साथ आपका प्रेम विवाह हुआ। प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम होता है। अच्छा। तो मैं जब बम्बई गया तो अकेलेपन महसूस होता था। अच्छा। 1 बरस तो ऐसे ही गुजारा। लेकिन आई वॉज वेरी सोशल। मैंने ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया था, मैंने एनसीसी में हिस्सा लिया था। एनसीसी में बढ़कर अंडर ऑफिसर भी हो गया था, टॉप पोजीशन में था। और ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ शुरू की, यानी हिस्सा लिया मैंने। जब मैं इंटर, उस समय तो सेकंड ईयर नहीं था, इंटर था। फर्स्ट ईयर, इंटर और जूनियर एंड सीनियर, ऐसे 4 बरस। तो मैंने हिस्सा लिया था। एक मराठी ड्रामा था और मुझे मराठी भी अच्छी आती है, तो ये तो मराठी लड़की थी, तो उसने भी हिस्सा लिया था। तो उन्होंने एक दूसरे के ऑपोजिट अच्छा रोल था। तो वो बाद में हमारी मैत्री हो गई, दोस्ती हो गई। अच्छा। और जैसे मतलब लव एट फर्स्ट साइट था आपका, मतलब पहली नजर का ही प्यार माना जाए? ऐसा मैं मानता नहीं। लेकिन जैसे हम मिलते गए, बातें होती गई, तो ऐसा लगा कि ये मेरी भविष्य की मतलब कंपेनियन है, मेरी कंपेनियन हो जाएगी। ओह वंडरफुल। जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो मैं घर आया, लेकिन
उनको वचन दिया था, घर जाके माँ को बताऊंगा और बाद में हम शादी करेंगे जब समय आएगा तब। लेकिन जल्दी करनी पड़ी तो माता जी जो कि गुजर गई जी, थी। इसलिए। वंडरफुल, बहुत सुंदर लव स्टोरी है आपकी। थैंक यू। मैं घर आने से पहले यानी हमारा तो प्रेम प्रकरण जो था वो तो बहुत चर्चित था, कॉलेज में सबको मालूम था। मेरी भाभी पत्नी है, वुड बी वाइफ है, जीवन साथी है, मैं फियांसी करके। तो मेरे प्रोफेसर ने भी मुझे बहुत सलाह भी अच्छी दी और मेरे घर वालों को भी कहने में उनका हाथ था। अच्छा, उन्होंने भी कन्विंस किया आपके घर के मेरी माँ को, क्योंकि वो जानती नहीं था ये कैसी है, क्या होगा। लेकिन मेरे प्रोफेसर जो कभी गोवा में आके गए थे, उन्हें मिले थे, तो उन्होंने अपना शब्द दिया कि बहुत अच्छी लड़की है, आप कुछ परवाह नहीं करें। तो भाभी जी, आम तौर से लड़कियों का सपना होता है कि मेरा पति एक अच्छी नौकरी करे, नियमित जीवन बिताए, और दामोदर जी ने दुकानदारी को चुन लिया। तो कैसा लगा आपको? क्या पता वो टाइम कैसा लगा, बस होता गया। आज जब मुड़कर सोचती हैं तो बताएं, क्या उस समय एक इन पे नाराजगी भी होती थी कि नहीं। ये लड़का अच्छी नौकरी कर सकता था और ये कहाँ दुकान गांव में आके बैठ गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत गहरा प्यार था आप लोगों का। हाँ, वंडरफुल। तो अपने बच्चों के बारे में बताएं, कितने बच्चे हैं आपके? जी, मुझे 3 लड़कियां हैं और मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। 3 लड़कियों का प्यार मुझे मिला है। तीनों शादीशुदा हैं, तीनों को बच्चे भी हुए हैं। मेरी नाती की शादी अभी हुई है। तो लवली फैमिली। खुश हूँ मैं। पहली वाली का नाम क्या है, बड़ी वाली बेटी का? बड़ी वाली रूपाली माउजो कीर्तनी। अच्छा, कीर्तनी उनका सरनेम है। वो लिखती है, बहुत अच्छा लिखती है। मैं उसका पिता होने के कारण विशेषण नहीं दे सकता, अच्छा लिखती है करके, लेकिन कोंकणी में लिखती है। और उसने 10 साल सऊदी अरेबिया में बिताए। अरे वाह! तो सऊदी अरेबिया में एक भारतीय स्त्री होकर क्या उन्होंने अनुभव किया, तो इसके बारे में वो किताब है, लगभग 300-350 पेजेस की किताब है, बहुत ही अच्छी है। वो अनुवादित होकर इतनी अन्य भाषाओं में जानी चाहिए किताब, ऐसी। दूसरी वाली बिटिया रानी, दूसरी वाली लिखती नहीं, वो बिजनेस में अपने पति को साथ देती है। क्या नाम है दूसरी का? मेघना है। और तीसरी है सोबिता। उसने डॉक्टरेट प्राप्त की है साइकोलॉजी में, एक्टिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है। चौगली कॉलेज एक बहुत अच्छा कॉलेज, कहाँ पे? मडगांव में है, और गोवा के अच्छे कॉलेज में गिना जाता है। तो वहाँ पढ़ाती है, तो बहुत अच्छा है। मेरी नातियाँ भी, एक ने तो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग किया है, मास्टर्स किया है, दूसरों ने मास्टर्स इन डिज़ाइन किया है, वो एक अमेरिका में है, एक यूके में है, और बाकी लोग भी बहुत। एक छोटा है तो वो इंजीनियरिंग कर रहा है, एक तीसरा है वो अपना फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन कर रहा है। तकरीबन 2012-13 में अपनी वो दुकान बंद कर दी। किसकी वजह क्या हुई? देखिए, तीनों लड़कियां शादीशुदा हो गई। मेरी ऊपर जो जिम्मेदारी थी, कौटुंबिक जिम्मेदारी, तो मैंने निभाई थी। अच्छा। और हमारी तो ज़रूरतें बहुत कम है, हम दोनों की। इसको कभी सोना चाहिए, ये साड़ी चाहिए, ऐसी कुछ बात नहीं थी। तो हमारी खर्चा भी बहुत कम था। मैंने कभी सेविंग्स ज़्यादा नहीं किए, इंश्योरेंस पॉलिसी भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब तो पछताता हूँ, थोड़ा सा पछतावा है। लेकिन मैंने सोचा कि लिखने के लिए और पढ़ने के लिए समय चाहिए। मेरे पास बहुत किताबें हैं जो अभी पढ़ने को समय नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा अभी तो काफ़ी हो गया,
अब सिर्फ लिखेंगे, अभी लिखेंगे और पढ़ेंगे। लिखेंगे और पढ़ेंगे, इसी ख्याल से मैंने दुकान बंद की। ओह वंडरफुल। अब तो कुछ समय से, कुछ वर्षों से ईसाई और हिंदुओं में शादियां भी होने लगी हैं। अभी हो रहे हैं, तब तो नहीं होती थी। अच्छा। ये दो जीवन मार्ग जो है, दो पैरेलल समांतर चल रहे थे। अच्छा। अब भी तो ऐसे ही चल रहे हैं। ये मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन सोसाइटी में, लेकिन घर के तौर पर कभी एक दूसरे से मिलते नहीं। लेकिन मेरे अनेक दोस्त थे, जो ईसाई हैं, और उनके यहाँ जो कुछ उत्सव होता है तो उनमें मैं शामिल होता हूँ। वो हमारे यहाँ दिवाली पर आते हैं, बहुत अपनापन है, मतलब हर दिवाली पर आते हैं, हमारे यहाँ खाना खाते हैं। मैं उनके यहाँ क्रिसमस पे जाता हूँ और उत्सव पे जाता हूँ। और इतना ही नहीं, हमारे गांव में ईसाइयों की शादी पर टोस्ट करते हैं। अच्छा, हाँ करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो टोस्ट मैंने लगभग, मेरे ख्याल से कम 25-30 शादियों में लोगों के लिए टोस्ट रेस किए हैं। तो इतने में लोग मुझे अपना मानते हैं, तो और मुझे भी ये अपनापन आगे मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप जो गांव में दुकानदारी करते थे, तो गांव और कस्बे की जो दुकानदारी है वो ज्यादा क्लोज टू हार्ट होती है बजाय शहरों के, इसलिए आपको प्लॉट्स भी बहुत मिलते रहे। बिल्कुल, ये लोगों ने मुझे सब, मेरे कैरेक्टर्स जो है मेरे कहानियों के, सब वहीं के हैं। मेरी दुकान पे जो आते थे, मुझे मिलते थे, या जिनकी मुझे जानकारी थी। आई हैव आई फॉर कथा बीज मुझे ऐसे सीड ऑफ स्टोरी, फॉर नेक्स्ट स्टोरीज। जब सीड मिलता है तो मैं झट से उसी समय रात को लिखता था पहले। बाद में उन्होंने मुझे लिखने के लिए समय दिया, वो दुकान पे आने लगी और उन्होंने दुकान संभाला, तो मुझे मतलब भाभी जी ने। अच्छा, तो बाद में आप दुकान भी संभालने लगी ताकि दामोदर जी लिख सकें, लिखने को टाइम मिले। अरे वाह, तो आपको तो लेखक बनने में इनका भी बड़ा योगदान रहा है। ओह वंडरफुल, सुपर। हाल ही में तो मेरा साहित्य मराठी में ट्रांसलेट वो कर रहे हैं। अरे तो दो किताबें भी आए, 3 किताबें आई हैं, और भी आने वाले हैं। अच्छा, आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो मुख्य रूप से समग्र साहित्य के लिए या किसी एक खास कृति के लिए? नहीं, साहित्य अकादमी का जो होता है एक कृति के लिए, साहित्य वो कार्मेलिन थी। अच्छा। वो 1983 में लिखा था। हाँ, 40 से ज्यादा बरस हो गए जी। लेकिन आज भी वो रेलेवेंट है। वो अभी आज तक शायद 14-15 भाषाओं में वो अनुवादित हुई है। और कहानियां भी, बहुत सारी कहानियां अंग्रेजी में या अन्य भाषाओं में। और सुनामी जो आपका नॉवेल है, सुनामी साइमन जो है, वो सुनामी के ऊपर है। अच्छा। सुनामी ऐसी एक घटना थी, दुर्घटना थी, कि जिसका असर सब कोस्टल एरिया पर पड़ा था। अच्छा। तो मेरा भी घर ऐसे कोस्टल एरिया में है। तो मुझे वो सूची लिखी, बहुत अच्छा उसको रिसीव किया गया। अच्छा। अनुवाद करने में जरा दिक्कत। और ये सूद जो आपका ऊपर आपका नॉवेल है, उपन्यासिका है, बदला। हाँ, वो तो हमारे, अच्छा, कोंकणी भाषा में सूद माने बदला होता है, रिवेंज। जी, रिवेंज। तो जब मुक्ति हुई, गोवा की मुक्ति, उसके पहले फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था। उस समय बहुत सारे पुर्तगाली लोग अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे, हरामी थे, लोगों को सताते थे। और अगर जय हिंद बात कही, जय हिंद का मतलब है स्वातंत्र, मुक्ति गोवा के लिए, तो उसको जय हिंद मूवमेंट कहते थे। तो जय हिंद में हिस्सा लिया, यानी फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया, तो लोगों को बहुत सताते थे, उनको इम्प्रिजन करते थे, बहुत मारते थे। तो ऐसी ही एक दुर्घटना में एक लड़की के सामने उसके पिता और माता को मार दिया गया। तो वो रिवेंज लेने की बात कर रहा था। बाद में वो तो बड़ा होता है, डॉक्टर बनता है, गोवा में वापस आता है। उसी समय जो लोग, जिसने उनकी हत्या की थी, तो वो पुर्तगाल में गए हैं। और एक समय आता है जहाँ जब हम वहाँ गोवा में सेंट जेवियर की चर्च है, वहाँ एक्सपोजिशन, डेड बॉडी का एक्सपोजिशन होता है। 10 साल में 12 साल में एक बार होता है। तो वो वापस आने वाले हैं।
तो उसको मालूम पड़ता है कि वो आने वाले हैं दर्शन के लिए, तो उसको अभी खत्म करेंगे। तो उसको इतना अंदर से जलन होती है कि उसको लगता है इसको मार के ही मेरी माता पिता को शांति मिलेगी। तो वही रिवेंज है, वही बदला है, वही प्लॉट है आपके नॉवेला का सूत का। लेकिन बाद में अंत में गलत अलग होता है, वो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर एक लिखी है। वंडरफुल। गोवा में मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र के हिस्सों में कोंकणी भाषा का चलन बहुत है। गोवा में लगभग 15-16 लाख है। तो कर्नाटक में 20 लाख से ज्यादा है, और महाराष्ट्र कोचीन में है। कोचीन यानी केरला में कोचीन भाग में ज्यादा है, और महाराष्ट्र में भी है, यानी कोंकणी भाषा बोलने वाले। अच्छा, तो इस भाषा के साहित्य का कैसा विकास हो रहा है, प्रोग्रेस कैसा है? देखिए, पुर्तगाली लोगों ने जब धर्मांतर शुरू किया, तो धर्मांतर के डर के मारे जो भाग गए गोवा से, वो मैंगलोर तक गए, कई लोग गए, वहाँ स्थायिक हो गए। कई लोग कोचीन तक गए, वहाँ स्थायिक हो गए। ज़्यादातर लोग यहाँ से महाराष्ट्र में गए, वहाँ बम्बई में या पुणे में वहाँ स्थायिक हुए, और जो जा नहीं पाए वो गोवा में रहे। तो गोवा में ज़्यादातर ईसाई लोग रहे। हिंदुओं को भागना पड़ा। लेकिन कोई लोगों ने मंदिर के वो मंदिर उद्ध्वस्त करते थे, तो और पुर्तगाली लोग करते थे, ऐसा नहीं। जो मिशनरीज यूरोप से आते थे, इंग्लैंड से या स्पेन से, फ्रांस से, वो लोग करते थे, इटली से वो लोग करते थे। तो उस समय हिंदू लोगों ने अपनी देवताएं थे, उनकी मूर्तियां थी, वो लेकर वो भाग गए। और नदी क्रॉस करके जहाँ पुर्तगाली शासन नहीं था वहाँ स्थायिक हो गए। और लगभग 150 साल के बाद, जब 1910 में, बाद में उनका विरोध कम हो गया, लोगों उनको एहसास हुआ कि इनको भी अपनाना चाहिए। तो उन्होंने हिंदुओं को अभय दिया, उनको वापस बुलाया। और 1910 में जब पुर्तगाल में रिपब्लिक लोकसत्ता राज्य आया, तो बहुत सारे कानून लिबरल हो गए, और वो लिबरल एटमॉस्फेयर गोवा में भी हमें महसूस होने लगा। और बड़े भाईचारा से हिंदू और ईसाई लोग रहने लगे। मेरे ख्याल से मेरे जो पूर्वज थे, वो भी वो तो सरदेसाई, आपके पूर्वज तो वो लोग सरदेसाई, मतलब ये अच्छा, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण। लेकिन सब लोग गए थे। सब लोग, जाति का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लोग तो हिंदू धर्मी थे, जी, बिल्कुल, धर्म को संभालने के लिए गए थे, वो वापस आए। अच्छा। तो मेरे ख्याल से हमारे पूर्वज भी जो बाहर गए थे, लौट वापस गांव में लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया। तो वहीं बस गए, धंधा शुरू किया, व्यापार शुरू किया। दामोदर जी, आपने उपन्यास, कथा संग्रह, बाल साहित्य, फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले, कई क्षेत्रों में आपने, साहित्य की कई विधाओं में आपने काम किया है जी। और आपकी जो कार्मेलिन, जो आपका उपन्यास है, वो कहते हैं कि दामोदर माउजो का सिग्नेचर वर्क है। तो कृपया हमें बताएं कार्मेलिन के बारे में, क्योंकि मैंने भी उसका थोड़ा अंश देखा है। वो बहुत ही मार्मिक कथा है, कार्मेलिन नाम की एक चरित्र की। जी, मैं तो बेसिकली कहानीकार हूँ, और मैं मानता हूँ कि कहानी मेरी खासियत है, कहानी लिखना मेरी खासियत है। लेकिन कार्मेलिन के बारे में ऐसा हुआ कि जब मैं लिखने बैठा था, तो मुझे तो कहानी लिखनी थी, लेकिन मेरे दिल में, मेरे ख्याल में 2 कहानियाँ थीं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई। जैसे कि गल्फ़ में काम करने वाली, कुवैत जैसे अरब कंट्री में नौकरी करने वाली एक महिला के बारे में। तो गोवा में उस समय ऐसी बात थी कि गोवा मुक्त हुआ था। गोवा मुक्ति के समय ही आसपास
अफ्रीकी कंट्रीज जो थे, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि नायरोबी, युगांडा और केनिया, वो सब कंट्रीज में गोवा के बहुत लोग वहाँ काम करते थे और वहाँ से मनी ऑर्डर गोवा आते थे। तो मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी तेजी में थी जब पुर्तगाली लोग थे तब। लेकिन 1961 के बाद जब अफ्रीकी राष्ट्रों में भी उन्होंने भी आज़ादी पाई, तो जो स्थानिक लोग थे, अफ्रीकन लोग थे, उन्होंने ब्रिटिशों को उनको भगाना था और ब्रिटिशों के ईमानदार कर्मचारी के रूप में वो गोवा के लोगों को देखते थे। तो उन्होंने उनको भी पीड़ा देना शुरू किया। तो ये जो पीड़ित गोवा के लोग अफ्रीका के धरती पे थे, तो उन्होंने सोचा अभी तो यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है, तो वहाँ से और कहीं चले जाएंगे। तो इसी बहाने, वो तो ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटिशों का काम करने वाले थे, तो बहुत ज़्यादातर लोग इंग्लैंड में गए और कई लोग कनाडा में गए, अब अमेरिका में गए या ऑस्ट्रेलिया में गए। जो लोग गोवा में वापस आए, तो उनके पास पैसा तो नहीं था, जो था उन्होंने जो कमाया था उतना ही था, लेकिन गोवा में इकोनॉमी जो थी जरा संकट में आ गई। उसी समय जो गल्फ कंट्रीज थी, कुवैत जैसे राष्ट्र में तेल का उत्पादन शुरू हुआ और वहाँ पेट्रो डॉलर की इकोनॉमी शुरू हुई कुवैत में। तो लोगों के पास पैसा था, तो घर में काम करने के लिए उनको लोग चाहिए थे और घर में काम करने के लिए आया चाहिए थी। तो लोगों ने दरवाजे खोले और जो कोई गोवा से या बैकवर्ड एरिया से मलयालम लोग, पंजाबी लोग, श्रीलंकन लोग, बांग्लादेशी लोग वहाँ नौकरी के लिए चले गए। तो गोवा की कुछ महिलाएं शुरू में मेरे ख्याल से अर्ली 70s और लेट 60s में कुवैत जाना शुरू हुआ। उनमें से एक कार्मेलिन था। कार्मेलिन लेने के लिए मुझे उद्युक्त करने वाली एक घटना ऐसे हुई कि हमारे दुकान पर एक लड़की, छोड़ेशाह से 15 to 16 years ओल्ड, एक लड़की आती थी। उसके पास एक अच्छी सी बाइसिकल, नई बाइसिकल थी, और उस ज़माने में तो बाइसिकल होना वो भी काफ़ी अमेरिका लक्षण था। तो ये लड़की आती थी दुकान पे और उसके पास बहुत सा पॉकेट मनी था। मुझे आश्चर्य सा लगता था कि एक 15 वर्ष की लड़की दुकान पर आती है और इतना कुछ खरीदती है। साथ में अगर कोई मित्र है या उनके जो दोस्त रहते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको भी जो कुछ एक कोका कोला लिया तो उनको भी कोका कोला खिलाती थी, पिलाती थी। कुछ कैडबरीज चॉकलेट ली तो उनको भी खिलाती थी। तो मुझे आश्चर्य सा लग रहा था, ऐसा कैसा हो सकता है। लोग बोलने लगे उसके लिए पैसा खर्च करने में क्या दिक्कत है, उसकी माँ तो कुवैतकान है। कुवैतकार का मतलब कुवैत में काम करने वाली। तो इस शब्द को कुत्सित रूप था, यानी देयर वाज द स्टिग्मा अटैच्ड टू दिस वर्ड कुवैतकान। जैसे कुवैत में काम करने वाली, कुवैत के लेडी, हाँ, तो गाली के तौर पे उसको लोग, हाँ, लगभग। तो जब वो उसके पीछे लोग बोलते थे, वो तो कुवैतकान की लड़की है, उसे क्या है पैसा खर्च करने में। तो मुझे अच्छा सा लगने लगा। बाद में मैं ज़्यादा इसमें ध्यान दिया उस पर, तो मैंने देखा कि बहुत सारी आया लोग जो छुट्टी में घर पे आते हैं, लोग उनके पीछे पीछे हांजी हांजी करते हैं, क्योंकि कुछ गिफ्ट मिलते थे। वो वहाँ से आते समय कुछ परफ्यूम लाती थी या कुछ तरह तरह के गिफ्ट लाती, गिफ्ट लाती थी। लोगों, आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसी को देती थी। तो लोगों को लगता था कि हमें लगता था कि वो पैसे वाले हैं। नहीं, पैसे वाले हैं तो बहुत रिस्पेक्ट भी है, लेकिन पीछे रिस्पेक्ट नहीं था, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं था और बुरी बातें करते थे। तो यही तो मेरे लिए एक थीम विषय हो गया। तो मैंने इसमें जांच करने की सोची। तो मैंने लगभग
पहले तो कुछ लोगों से बातचीत की और लिखने बैठा। तो लिखने बैठने के समय मैंने एक पान लिखते ही दूसरी कथा भी, दूसरी जो कहानी का बीज था मेरे मन अंदर, वो भी मुझे पुश करने लगा, दोनों को मिलाकर एक करके लिखने का। तो मैंने सोचा चलो आई विल गिव फ्रीडम टू माय क्रिएटिविटी। उससे चाहे तो दोनों कहानियां एक करके लिखना शुरू करेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा और जानकारी चाहिए थी। तो लगभग मैंने 50 लोगों से, यानी उसमें से कुछ लड़कियां, कुछ औरतें भी थी, शामिल थी। तो उनके घर जाकर उनसे बात करके मैंने बहुत सी रिसर्च किया है। मेरे लिए वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन था, क्योंकि मेरी ये औकात नहीं थी कि मैं पैसा खर्च करके कुवैत जाऊं, कुछ देख कर आऊं और बाद में कहानी लिखूं। तो कार्मेलिन के बारे में कैसे कहा आपने? जो कार्मेलिन का एक कैरेक्टर क्या वाकई असली नाम के साथ है या काल्पनिक लड़की नहीं, है? ऐसे अनेक कार्मेलिन्स हैं गोवा में, औरतें। एक नाम लिया मैंने, लेकिन अनेक लोगों के जो अनुभव है वो इकट्ठा करके कार्मेलिन तैयार। मतलब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी उन लोगों का काफी होता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी था, और मुझे एक औरत ऐसी मिली जिन्होंने खुलकर मुझे सब बताया। अच्छा। तब तक सब क्या करते थे, नहीं बहुत अच्छा है, वहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे एम्प्लॉयर बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक औरत ऐसी मिली कि बोली कि सब लोग झूठ बोलते हैं, वहाँ जाकर क्या क्या उनको सहना पड़ता है। मुझे पूछे, और उन्होंने अनेक बातें उसकी खुद की भी खुलकर बातें की। तो मुझे लगा अभी तुम्हारा काम पूरा हो गया। और दूसरे दिन मैं बैठा लिखने के लिए, और एक 20 दिन में, बिल्कुल 20 दिन में कार्मेलिन 250 प्रिंटेड पेजेस। माय गॉड, तो 250 पेजेस 20 दिन में लिख दिया आपने? हाँ, बस मेरी एक आदत है। मैं जो कुछ कहानी लिखता हूँ एट वन सिटिंग लिखता हूँ। एक बार बैठक लगाई तो कहानी खत्म करने के बाद उठता हूँ। और कभी भी आज तक मैंने कहानी में फेर बदल नहीं किए, कभी एडिटिंग नहीं किया, दूसरी बार कभी नहीं लिखा। एक तो आलसी था, इसलिए समय की कमी थी, तो मैं जैसे आता था वैसे ही लिखता था। लेकिन इस बारे में मुझे एक अमेरिकन राइटर फ्रेंड ने कहा, विक्टर रिबेरो करके एक लेखक हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, बुजुर्ग आदमी है, 100 बरस के हैं हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि उनको भी अच्छा। उन्होंने पूछा, एक कहानी पढ़ी, उनको बहुत अच्छी लगी, कितने बार लिखी? ओके, रीराइट कितने बार की? तो मैंने कहा कि मुझे आदत नहीं रीराइट करने की। तो वो मुझे सच नहीं लगता कि ये पहली बार लिखी है। कार्मेलिन उपन्यास का अंत आपने बड़ा मार्मिक सा दिया है कि कार्मेलिन जो वो लेडी है जो कुवैत में आया का काम करती है, जब उसकी बेटी उसको कहती है, जब वो आती है छुट्टियों में कार्मेलिन गोवा, और जब उसकी बेटी उसको कहती है कि वह भी कुवैत जाना चाहती है आया का काम करने, तो वह उसको थप्पड़ मारती है। यही अंत है ना जी? तो बताएं जरा। बेटी अच्छे स्वभाव की होती है। वो कहती है कि अभी मैं एसएससी पास करूंगी, और एसएससी पास करने के माँ तुम नहीं जाना, अब मैं जाऊंगी काम करने के लिए, तो आप बैठे घर पे। अच्छा। तो उसे बहुत गुस्सा आता है, वो थप्पड़ लगाते हैं, बोलते कभी नहीं जाएगी। तो इसी को में सब सारांश कहानी का आता है। मेरे प्रकाशक ने जब कहानी पढ़ी तो उनको तो बहुत अच्छी लगी। तो लेकिन प्रिंटिंग में गई तो प्रकाशक ने मुझे पूछा, क्या ये तो कहानी का अंत लगता है, उपन्यास का अंत जैसे नहीं लगता। अच्छा। तो आप एक काम करिए, और एक 10, 15, 20 पेजेस ज्यादा लिखिए। अच्छा। और भी लिखते जाइए मतलब पेजेस बढ़ा दीजिए थोड़ा। पेजेस जब थोड़ा बढ़ाइए ताकि वो नॉवेल जैसा लगे। ठीक है। तो मैंने कहा मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि ये मैंने नहीं लिखी है, कार्मेलिन ने खुद हाथ पकड़कर यहाँ तक आई है, यहाँ मेरा हाथ छोड़ा है, तो उसमें अब फिर वो वापस नहीं बदल कर सकता। ओह वंडरफुल।